हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। इस लेक्चर में हमारे ये टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। लेकिन एक चीज हम जानेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ और भी जानकारियां होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान दीजिएगा। हमारे सिलेबस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंपटीशन की दृष्टि से और हमारे क्लास 12th के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को जानने के लिए एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये है क्या, इसको कैसे समझेंगे। इसकी तमाम जानकारी लेने से पहले हमें इसके एक विशेष टॉपिक को पढ़ना होगा, जिसके बिना ये पढ़ा जाना संभव नहीं है। मतलब यूँ कहें कि अगर इसको हम पढ़ भी लेते हैं तो हमारे पास जो नॉलेज होगा वो आधा अधूरा माना जाएगा। यूँ कहें तो कहा जाएगा बीच में से ही पढ़ लिए और ये शुरुआत कहाँ से होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलेगी हमको। तो चलिए देखते हैं कि इसको, जो हमारी ये मेन टॉपिक है, इस मेन टॉपिक को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा। हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स। अब देखिए एक चीज यहाँ पर और भी बात आ गई। अभी हमने कहा ना कि ये हमारा मेन टॉपिक है, प्रकाश का व्यतिकरण मेन टॉपिक है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें इसके पहले की कुछ जानकारी होनी चाहिए। क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा तरंगों का अध्यारोपण। क्या है ये? तरंगों का अध्यारोपण। मतलब कि हम कहेंगे इसको इंग्लिश में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तरंगों का अध्यारोपण क्या होता है? तो या हम कहें अध्यारोपण या तरंगों का अध्यारोपण, अध्यारोपण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए अभी हमने क्या बताया आपको कि हमारा मेन टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। लेकिन इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, क्योंकि इसकी जरूरत है हमारे ये मेन टॉपिक की डिफिनीशन में। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, बिना इसके समझे हम इसको नहीं समझ सकते। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें ये अध्यारोपण का सिद्धांत पता होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ और भी आ जाती है कि अध्यारोपण का सिद्धांत जानने से पहले भी क्या हमें कुछ जानना चाहिए? हाँ, जानना चाहिए। क्या? अध्यारोपण क्या होता है, या हम कहें तरंगों का अध्यारोपण क्या होता है। तो अध्यारोपण है क्या? अगर आपसे कोई पूछ ले कि अध्यारोपण किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब किसी माध्यम में किसी क्षण किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें मिलती हैं या मिलती हुई पाई जाती हैं, तो इस घटना को तरंगों का अध्यारोपण या प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं। एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं डिफिनीशन, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि जब किसी माध्यम में किसी क्षण किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक तरंगें मिलती हैं, तो उनके मिलने की जो घटना है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं? तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं।
अब अगर हम लिखें, इसको कंफर्म करें लिखकर, तो हम कह सकते हैं कि जब किसी माध्यम में किसी क्षण किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें मिलती हैं तो इस घटना को तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, जब आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जब किसी माध्यम में किसी क्षण किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें, या तरंगें भी कह सकते हैं, मिलती हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये बनती है कि जब किसी माध्यम में तरंगें मिलती हैं तो उनकी मिलने की जो घटना है वही क्या कहलाती है? अध्यारोपण कहलाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि ये तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमने 2 लाइन की डिफिनीशन आपके सामने रखी है, ये 2 लाइन की जो परिभाषा है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं है, केवल अध्यारोपण है। सिद्धांत अलग चीज है। अब सिद्धांत क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपको टॉपिक मिला है अध्यारोपण का सिद्धांत, एकदम हूबहू ऐसे ही डिफिनीशन मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा आप उसमें चेंज पाएंगे। क्या होगा? इसको अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे? इसको लिखने के लिए लिखेंगे, जब किसी माध्यम में किसी क्षण दो या दो से अधिक, देखिए क्या हमने लिखा, जब किसी माध्यम में किसी क्षण दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित होती हैं देखिए यह है परिभाषा आपकी। जब किसी माध्यम में किसी क्षण दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो तरंगों का परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। परिभाषा देखिए, जब किसी माध्यम में किसी क्षण दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित होती हैं, मतलब जब उनका अध्यारोपण होता है। अब अध्यारोपण आपको पता चल गया, तो ये देखिए डिफिनीशन में बात आ गई कि जब किसी माध्यम में किसी क्षण दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो तरंगों का परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है।
अब आपके दिमाग में एक बात चलेगी, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप सोचेंगे ये विस्थापन वाली बात क्या आ गई, इसमें विस्थापन क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि तरंग के संचरण की स्थिति ऐसी मानी जाती है। ये देखिए, जब तरंग का विक्षोभ इस प्रकार से चलता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये स्थिति को बदलता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें विस्थापन हो रहा है, मतलब ये गमन है, इसमें चाल है, तो इसकी चाल के अनुसार इसमें विस्थापन होगा। तो जब दो तरंगें चलेंगी तो उनकी प्रकृति अगर देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि उनका विस्थापन कुछ अलग अलग हो सकता है। अब अगर विस्थापन अलग अलग है तो उनके विस्थापनों में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। उसी के आधार पर ये डिफिनेशन है। एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, जब किसी माध्यम में किसी क्षण दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो तरंगों का परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। आई होप ये डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हम लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब जैसा ये सिद्धांत बन रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार माना दो तरंगें जिनके विस्थापन क्रमशः y1 व y2 हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि तरंगों के विस्थापन को y से डिनोट किया जाता है। तरंग का अगर विस्थापन है तो तरंग का एक समीकरण होता है, तरंग का समीकरण होता है y = a sin ओमेगा इंटू टी। ये तरंग का, प्रगामी तरंग का समीकरण कहलाता है, या हम यूँ कहते हैं कि इसे प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण। तो किसी भी तरंग के विस्थापन के समीकरण को y बराबर इतना लिखा जाता है और विस्थापन को y से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग तरंगें हैं, इसलिए हमने y1 और y2 मान लिया है। ये अभी डेरिवेशन आपको मिलेगा, आप परेशान ना होइएगा। इस सिद्धांत के अनुसार हमने मान लिया, माना दो तरंगें जिनके विस्थापन क्रमशः y1 व y2 हैं। यदि अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी विस्थापन y हो, तो अगर हम मान लें कि अध्यारोपण होता है और अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी विस्थापन हमको कितना मिलता है, y मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे वेक्टर y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू y1 प्लस, मतलब वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। डिफिनीशन में देखिएगा, यहाँ पर कुछ मिस हुआ, नहीं सही है। जब किसी माध्यम में किसी क्षण दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो तरंगों का परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। क्योंकि विस्थापन तो सदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ देखिए वेक्टर y इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जब हम वेक्टर a को वेक्टर b से जोड़ते हैं तो हमको एक परिणामी मिलता है वेक्टर r, और इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। मतलब ऐसा इसको लिख दिया जाता है, मतलब दो सदिशों के योग का जो परिणामी होता है वो भी एक सदिश ही होता है, और लिखा इस प्रकार से जाता है। तो हमने मान लिया है कि दो सदिश हैं, मतलब कि तरंग का विस्थापन है y1 और y2, और इनके अध्यारोपण के बाद इनका परिणामी विस्थापन y मिलता है। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर y इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये पूरी जो डिफिनीशन आपके सामने रखी गई, इसी को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये जो आपको दिया जा रहा है इतना, ये केवल अध्यारोपण है, ये केवल अध्यारोपण है। और इसके बाद नीचे अध्यारोपण का ये सिद्धांत आपके सामने रखा गया है।
अब आप आगे देखिए, यहाँ पर अभी एक बात हमने कहा ना कि जब इस डिफिनेशन को आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये विस्थापन जो मिल रहा है वो आपके दिमाग में बात आई, ये विस्थापन क्या है। तो हमने बताया कि तरंग का विस्थापन जो होता है वो y से डिनोट किया जाता है। यहाँ दो तरंगों की बात की जा रही है, इसलिए y1 और y2, और इनका परिणामी y के रूप में ही रखा जा रहा है। अभी हमने एक फार्मूला यहाँ लिखा था y = a sin ओमेगा × t। अब उस समीकरण का भी बहुत ही महत्व है इस टॉपिक में, प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए अभी इतना आसानी से नहीं आ पाएगा आपको ये समझ में आ रहा होगा कि व्यतिकरण हम पढ़ लेंगे, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ सही बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है पढ़ना, लेकिन कुछ नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए, विशेष जानकारी होनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें हम, और आपके पास अच्छी से अच्छी जानकारी हो। और हाँ, हम आपसे कहना चाहते हैं वीडियो जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, बिना स्किप किए नहीं देखेंगे, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप धैर्य रखिए, वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, तब आपको टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी। तो चलिए ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक था प्रकाश का व्यतिकरण, जिसमें हमने आपको बताया कि हमें सबसे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में भी एक बात आ गई, हमें सबसे पहले अध्यारोपण जानना चाहिए। अध्यारोपण के लिए हमने तरंगों का अध्यारोपण देख लिया। अब तरंगों का अध्यारोपण होता क्या है ये बताया गया, फिर उसके बाद ये समझ में आ गया तो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लिया। अब हमें एक समीकरण मिला है जिसे हम कहते हैं तरंगों के विस्थापन का समीकरण, y = a sin ओमेगा × t। तो चलिए हम अब उसकी तरफ चलते हैं। जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं मजा आएगा पढ़ने में। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं। तो हमारा टॉपिक अब हम आगे पढ़ेंगे, प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण या तरंग का विस्थापन समीकरण। तरंग का विस्थापन समीकरण ये हमारी टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एक चित्र से समझेंगे कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे समझना है। तो ये देखिएगा, जो प्रगामी तरंग होती है या जो तरंग की बात यहाँ की जा रही है, उस तरंग में जो संरचना मिलती है हमको ऐसी मिलती है ये। और यदि आपने ये देखा है तो इसमें हम क्या करते हैं, ये एक रस्सी है, माना गया कि एक रस्सी है जिसको किसी आधार में बांधा गया है एक सिरे को, और दूसरे सिरे को हम झटक कर एक विशेष विक्षोभ उत्पन्न करके इस प्रकार से देखते हैं, तरंग इस प्रकार से चलती है। अब कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि अगर ये तरंग चल रही है तो अपने मूल बिंदु से यहाँ माना जाए ये तरंग चलती है तो एक अर्धचक्र में यहाँ पहुँचती है, फिर अगले अर्धचक्र में ये यहाँ पहुँचती है। लेकिन अगर ये पूर्ण अवस्था की तरंग मानी जाए, पूर्ण स्थिति की तरंग मानी जाए, तो अर्धचक्र ऊपर का और अर्धचक्र नीचे का, दोनों को यदि मिलाएं तो हमको एक पूर्ण स्थिति मिलेगी, वृत्ताकार ऐसी मिलेगी। ये स्थिति मिलेगी, मतलब अर्धचक्र ऊपर का मिला दिया गया, अर्धचक्र नीचे का मिला दिया गया, तो हम कहेंगे कि तरंग की एक साइकिल पूरी हो गई। ये ऊपर वाली साइकिल 1/2 है और नीचे वाली साइकिल 1/2 है। तो 1/2 दोनों को जोड़ देंगे। देखिए हम इसको क्या कह सकते हैं, व्यास मान सकते हैं। ये व्यास है, यहाँ भी व्यास हो जाएगा। तो व्यास के केंद्र को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, और उस केंद्र के दोनों तरफ जो दूरी होती है परिध तक की, वो त्रिज्या कहलाती है। और महत्तम विस्थापन की स्थिति में ये जो महत्तम विस्थापन है उसको आयाम कहा जाता है। परिभाषा आपको पता होगी, किसी तरंग के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो ये महत्तम विस्थापन आयाम ए हो गया, और
और अगर इसको हम पूर्ण अवस्था में मानते हैं तो जितना आयाम ये है उतना ये भी माना जाएगा और उतना ये भी माना जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसी संरचना को क्या किया गया है, इसी संरचना को यहाँ नीचे दिखाया जा रहा है, ऊपर वाली स्थिति और नीचे वाली स्थिति को। अब तो हम यहाँ पर देखिए मानेंगे ये उसका व्यास है, सपोज दैट यहाँ पर उसका केंद्र है। अब क्या है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी हमने ए मतलब आयाम माना गया है। ठीक, हम मानते हैं कि इसका केंद्र O है। इस तरंग में जो माध्यम का कण है मानते हैं वो किसी समय यहाँ पर मतलब व्यास के अनुदिश बिंदु A पर होता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ होता है, व्यास के अनुदिश बिंदु A पर होता है। जब बिंदु A पर होता है तो ये स्थिति हम मानते हैं कि ये शून्य की स्थिति है। जब इसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है तो हम मानते हैं कि ये तरंग चलती है और एक छोटे से समय स्मॉल t में वो बिंदु B पर पहुंच जाती है। ध्यान दीजिएगा, उसकी मूल स्थिति कहाँ है, बिंदु A पर। कितना समय लिया उसने, सूक्ष्म समय स्मॉल t लिया और स्मॉल t समय में बिंदु A से बिंदु B पर पहुंच गई। जब बिंदु A से बिंदु B पर पहुंची तो हम इसको द्वितीय स्थिति मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, प्रथम स्थिति मानेंगे। अब क्या है कि इस द्वितीय स्थिति को भी हम केंद्र से मिला देते हैं। जब द्वितीय स्थिति को केंद्र से मिलाते हैं तो देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी है, इसको भी हम A कहेंगे। लेकिन बिंदु A से बिंदु B तक जाने में ये मतलब कि महत्तम विस्थापन पे नहीं है, ये महत्तम विस्थापन से कुछ कम है। कितना है हमको नहीं पता, हम इसको यहाँ से लंब डाल देते हैं। जब यहाँ लंब डालेंगे तो जिस बिंदु पर ये लंब पड़ेगा हम मान लेते हैं वो बिंदु M है। राइट, आई होप आपको ये चित्र समझ में आ रहा होगा। अब आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज OMB। इस त्रिभुज में लंब डाला गया है, ये 90 अंश का कोण होगा। अब आप एक चीज देखिएगा, तरंग बिंदु A से बिंदु B पर पहुंच चुकी है। बिंदु A से बिंदु B पर जाने पर ये जो चाप मिल रहा है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर एक कोणीय विस्थापन हो रहा है। हम मान लेते हैं ये कोणीय विस्थापन थीटा हो रहा है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो हम लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज OMB, त्रिभुज OMB में ध्यान दीजिएगा, जो आपका OM है, OM ये क्या है, हम कहेंगे ऐसे लिख सकते हैं, आधार बराबर OM। कंफ्यूज जाते हैं बच्चे कि कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, कौन सा कण है। इस त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में हमको आधार, लंब और कण की आवश्यकता होगी, इसलिए हम निर्दिष्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ है। ये देखिए जो A लिखा हुआ है ये बिंदु O से बिंदु A तक की दूरी है, उसको हम A कहेंगे, और A यम यहाँ तक है, केवल बिंदु यहाँ तक यम। तो अब देखिए OM आधार हो गया। इसके बाद आगे हम यहाँ पे लिख कण। कण क्या है यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज में कण मतलब लंब के सामने वाली भुजा, मतलब कि OB। राइट, उसके बाद एक और बचता है आपका लंब। लंब कितना है यहाँ पर, MB कह सकते हैं, लंब हो गया MB। और यही MB जो है हम मान लेते हैं कि ये ऊर्ध्व विस्थापन Y है, तो MB बराबर हम Y मान सकते हैं। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो हम लगा सकते हैं साइन थीटा। त्रिभुज OMB हमने पहले लिख दिया, चित्रानुसार त्रिभुज इतने में आधार है, कण है, लंब है, साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। लंब क्या है, Y है, लंब है Y, और कण क्या है आपका, कण आपका A है, तो हो जाएगा आपका Y बाई A। अब आप इसको और सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है y इक्वल टू A साइन थीटा। गुणा हो गया, देखिए यहाँ पर गुणा होगा, साइन थीटा हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेंगे। अब एक चीज और हमें पता है कि हम देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे
यदि तरंग की कोणीय चाल ओमेगा हो, तरंग की कोणीय चाल ओमेगा हो, तो एक सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र कोणीय चाल बराबर मिलता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। इसको आप याद रखें, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आज से याद रखें ये कोणीय चाल बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। अब देखिए क्या है, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोणीय चाल बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल है। अब कोणीय चाल क्या माना है आपने, ओमेगा मान लिया। कोणीय विस्थापन बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में थीटा मिल रहा है, और समय अंतराल कितना हुआ, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में आपने स्मॉल टी समय लिया है। तो यदि आपको ये समझ में आया तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोणीय चाल आपको ओमेगा मिल गई बराबर कोणीय विस्थापन आपको थीटा मिल गया, अपान समय अंतराल आपको स्मॉल टी मिल गया। यहाँ से आप थीटा बराबर लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, इसको नंबर आप 2 मान लीजिए, ये दूसरा समीकरण हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है, और समीकरण 2 आपका ये मिल गया। इसमें थीटा बराबर इतना मिला है, यही मान यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो आपको मिल जाएगा y = a sin, अब जहाँ थीटा है वहाँ पर हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। ये मिल गया आपको तरंग का विस्थापन समीकरण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम व्यतिकरण पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जाते जाते आपसे कहना चाहते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें ये पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ सुधार करना चाहिए, कहाँ गलत है, कहाँ सही है। क्योंकि यहाँ पर तो बताने वाला तो कोई मिलेगा नहीं, जब आपका फीडबैक हमारे पास आएगा तभी हम समझ पाएंगे कि कहाँ उचित है, कहाँ अनुचित है। तो ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।